एक तरफ ये सरकार जाइएगा, हर सड़क पे लिखा रहता है मानव बेच बिखन गणना पाई देना, नहीं, मानव तस्करी बंद करो लिखा है। लेकिन ये सरकार खुद विधि बना करके, नियम बना करके, कानून बना करके हम बच्चा पैदा करते हैं अपने घर में जवान देखने के लिए, और ये सरकार 14-15 साल का हो नहीं पाया कि उसको ये मलेशिया, दुबई, कतार और विदेश के देशों में ये बेच देता है। लाठी से भी नहीं चखा तो अश्रु गैस चलाया गया, अश्रु गैस से भी नहीं पीछे प्रदर्शनकारी हटे तो गोली चलाया गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन महिलाओं का सर फूटा है, लगभग आधा दर्जन के करीब में महिलाओं के पैर में गोली लगे हैं। इसके बाद लगभग 250-300 महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया है। अश्रु गैस महिलाओं के छाती पे उसका गोली लगा है, अश्रु गैस का। नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र कुमार। अभी आप देख रहे हैं द नोटिस नेपाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैलाश महतो जी है, और खास करके आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो मधेश में जो राष्ट्रीय आंदोलन का आवश्यकता क्यों है, सर जन अभियान चला रहे हैं स्वाधीन मधेश का। खास करके कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है कैलाश जी। धन्यवाद जी। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है अभी जी। ये बताइए कि नेपाल में विगत से आप राजनीति में डॉक्टर सीके राउत से जुड़े हुए थे, उसके साथ में काम कर रहे थे, लेकिन आप छोड़ क्यों दिए उसके साथ? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो डॉक्टर सीके राउत मेरा लास्ट राजनीतिक अध्यक्ष रहा था। उनसे पहले भी मेरा राजनीतिक जीवन, जब हम 2044 साल में 9 क्लास में पढ़ते थे, तब से हम कम्युनिस्ट आंदोलन में जुड़े। इसके बाद फोरम आंदोलन हुआ उपेंद्र जी के नेतृत्व में। फोरम आंदोलन का हम संस्थापक, एक केंद्रीय नेता रहे थे, संसद सदस्य रहे थे, कार्यकर्ता थे। हम कुछ दिन राजेंद्र जी के भी साथ में काम किए हैं। कैलाश जी, ये बताइए, क्या अभी भी नेपाल हमारा देश नेपाल में, क्या यहाँ का जनता गुलाम है क्या? देखिए, सबसे पहले आपने जो शब्द का प्रयोग किया है जनता जी, दुनिया का जो एडवांस देश होता है ना, वहाँ पे जनता नहीं कहता है, उसको सिविल कहता है, सिविक कहता है, सिविल कहता है। सिविल का मतलब क्या होता है? नागरिक होता है। जनता का मतलब होता है बहुत नीचे गिरा हुआ, जो जानवर की तरह होता है। नागरिक क्या होता है? वो ऊपर उठा हुआ होता है। नागरिक वो होता है जो देश का जो कम से कम 3 निकाय होते हैं ना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसमें जाने के लिए वो किसी से पूछता नहीं है, वो किसी का दामन पकड़ के नहीं जाता है। वो होता है नागरिक, अपना अधिकार समझता है। और जहाँ पे एक पुलिस से सोर्स लगाने के लिए हमारे गांव देहात के लोग या शहर के ही बहुत सारे लोग एक नेता को पकड़ लेता है, फोर्स से काम करवाता है, तो क्या लगता है कि आपको नागरिक है? वो तो जनता ही है ना। जंतु का स्तर में उसको रखा गया है, जानवर बना करके उसको रखा गया है। वो अपना समस्या एक सीडीओ से नहीं बोल पाता है, अपना समस्या एक पुलिस से नहीं बोल पाता है, तो जनता नहीं तो क्या है? वो जानते हैं ना। उसको नागरिक बनाने का राज्य की जिम्मेवारी होनी चाहिए, और वो नागरिक बनाने का काम के लिए राज्य को हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई, जिसको किसी को तुम नागरिकता दे करके तुम नागरिक नहीं बना दिए, उसको समझाओ, उसको तैयार करो कि तुम्हारा जितने भी निकाय हैं उसमें वो बिना किसी रोक टोक अपने अधिकार को वहाँ पे प्रयोग कर पाए। वो होता है नागरिक। इसीलिए आपका जो सवाल है, उस सवाल को हम फिर से ये करते हैं कि हाँ, देश का, नेपाल का और खास करके मधेश के मतलब बहुमत अधिकांश समुदाय के लोग, हम लोग जनता ही हैं, हम लोग गुलाम ही हैं। गुलामी से हमें मुक्ति चाहिए। इसीलिए स्वाधीन मधेश जन अभियान चाहता है हमें आज़ादी दो गुलामी से, हमें आज़ादी दो गरीबी से, अशिक्षा से, राज्य के मतलब पहुंच में हमें ले चलो, अपहुंच से हमको आज़ादी दो। यही तो स्वतंत्रता हम लोग मांग कर रहे हैं ना जी। अभी जो आप क्या बोल रहे थे कि 16 गते को जो
आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन, खास करके उसमें क्या हुआ था, बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल। देखिए, ये स्वाधीन मधेश जन अभियान तकरीबन 3-3.5 साल से हम लोग, यानी कि सीके राउत को छोड़ने के बाद हम लोगों ने स्वाधीन मधेश जन अभियान का निर्माण किया। तब से लेकर के आज तक हम लोग नेपाल सरकार को विभिन्न चैनल के माध्यम से, ज्ञापन पत्र के माध्यम से, विज्ञप्ति के मार्फत से, सामाजिक संजाल के माध्यम से, बहुत सारे लेख के माध्यम से, बहुत सारे मंतव्य के माध्यम से, सड़क जाम के माध्यम से, रैली, कौन सभा, काठमांडू जाकर के 3-3 दिन प्रदर्शन करने, मतलब और उतना ही नहीं, सारे मंत्रालय को ज्ञापन पत्र दिया गया है, प्रधानमंत्री को, सैनिक मुख्यालय को, जितने भी प्रशासनिक निकाय है, मानवाधिकार है, पत्रकार महासंघ है, सारे यूएन है, यूरोपियन यूनियन है, क्या कहते हैं, मुस्लिम OIC है, नहीं, इसके बाद अफ्रीकन राष्ट्र संघ है, इसके बाद लगभग 22-23 ठो राजदूतावास, कंसुलेट्स है, इसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब संसद सचिवालय है, मतलब जहाँ जहाँ स्वाधीन मधेश जन अभियान का दिमाग पहुँचा है, उन सबको हमने लिखित तौर पे हम लोग ने जानकारी करवाई है। हम लोगों ने आग्रह किया है नेपाल सरकार से, बारंबार प्रधानमंत्री कार्यालय को बार ज्ञापन पत्र दिया गया है, बड़े बड़े सब पार्टी को, सरकारी पार्टी को हम लोगों ने ज्ञापन पत्र बार दिया है। इतना करने के बाद भी अगर राज्य तो संवेदनशील होता है ना। जैसे आपको उदाहरण दें, जापान में अगर एक कोई समूह 10-20 आदमी का, 50 आदमी का समूह अगर काला पट्टी बांध ले, एशिया में है ना जापान, उसी का पैसा लेता है ना हर महीना 2-4-10 हजार रुपया। तो जापान में एक कोई समूह काला पट्टी बांध ले, वहां पे काम रुकता नहीं, काला पट्टी सिर्फ बांध ले, तो सरकारी निकाय उस जनता से, उस समूह से जाकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या समस्या है आपका, ठीक है। वहां पे चप्पल, जो हम लोग जूता पहनते हैं, तो 2 चप्पल बायां और दायां पैर का होता है। तो फैक्ट्री में क्या होता है, मजदूर को अगर कोई करना हुआ, विद्रोह करना हुआ, तो काम नहीं बंद करता है, एक पैर का चप्पल निकाला, दूसरा पैर का नहीं निकालता, बस सरकार दौड़ करके जाता है, पूछता है कि क्या हुआ, आपने विरोध क्यों किया, क्या असंतुष्टि। और ये कैसा सरकार है जो कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार है, गणतांत्रिक, ये कहां पे लोकतंत्र है भाई, कहां पे गणतंत्र है। इस जनता का एक संगठन, वो संगठन 3-3.5 साल से उसी राज्य का उठाया हुआ मुद्दा, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायत के जो भी हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं, जैविक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठा करके राज्य को हम हर क्षेत्र से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लिखित माध्यम से, सड़क पे जा करके, विद्रोह करके, आंदोलन करके, आम सभा करके, सभा करके, इतने सारे चैनलों के माध्यम से नेपाल सरकार को हम मैसेज देते हैं, आग्रह कर, तब भी नहीं वो सुनता है, तो अंतिम उपाय क्या है, तब तो सड़क में जाएंगे ना हम, तब तो सड़क जाम करेंगे ना। तो वो उसी सड़क जाम के क्रम में हम लोगों ने एक सांकेतिक हाईवे, जो लोक मार्ग कहा जाता है, महेंद्र राजमार्ग को, उस महेंद्र राजमार्ग का एक कोना जो सुनसरी में पड़ता है, भंटाबारी, वहाँ हम लोगों ने 3-4 हजार महिलाओं और कुछ लोगों के साथ में, पुरुषों के साथ में, सांकेतिक वहाँ पे हाईवे बंद करने की हम लोगों ने कोशिश की थी। कुछ घंटे बंद रहे, और बड़ा आश्चर्य लगेगा आप पत्रकार लोगों को कि हमारे जो लोग थे वहाँ पे पहुँचे, उनके हाथ में कागज भी नहीं थे, होता ना हथियार के रूप में कागज भी, कागज तक नहीं थे। और वैसे प्रदर्शनकारी महिलाओं पर प्रहरी ने धक्कम धुक्का किया। धक्कम धुक्का से प्रहरी, भीड़ ज़्यादा थी, नहीं सक पाया, तो विराटनगर या इटहरी साइड से कहीं से 150 सशस्त्र प्रहरी मंगवाया, और उस प्रहरी को मंगवा करके हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे मित्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक एकदम लाठी चलाया गया। पहले लाठी चलाया गया, लाठी से भी नहीं चका तो अश्रु गैस चलाया गया, अश्रु गैस से भी नहीं, पीछे प्रदर्शनकारी हटे तो गोली चलाया गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन महिलाओं का सर फूटा है, लगभग आधा दर्जन के करीब में
महिलाओं के पैर में गोली लगे हैं। इसके बाद लगभग 250-300 महिलाओं पे लाठीचार्ज किया गया है। अश्रु गैस महिलाओं के छाती पे उसका गोली लगा है, अश्रु गैस का। तो इतनी बड़ी बर्बरता जो राज्य करता हो, तो क्या आपको लगता है कि ये राज्य लोकतांत्रिक है, ये गणतांत्रिक है, ये पब्लिक की सरकार है, ये जनता की सरकार है? हमने, और दूसरी बात आपको ये बता दें, कैलाश जी ये बताइए कि महिलाओं का अभी अवस्था क्या है? हाँ, कल उसी क्रम में राज विराज हम लोग कार्यक्रम किए थे। महिलाओं को बुलाया गया था, घायल महिलाओं को, गोली जो लगा है उन लोगों को बुलाया गया था, और भी हमारे नेतागण आए थे। उसमें मैंने वहाँ पे कहा कि वो वक्त आएगा हम सारे महिलाओं का पैर छुएंगे। उन लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पैर में गोली लगा है, मेरे सर फूटा हुआ है, हमको हाथ में चोट लगा है। मैंने कहा कि लड़ना तो पड़ेगा। तो हाँ, लड़ेंगे। लड़ने के लिए आज भी वे तैयार हैं। तो हम मोटा मोटी रूप में आपको यही कहेंगे कि महिलाओं को चोट लगी है, लेकिन लड़ने के लिए अपने जो हक बनता है, अंश बनता है राज्य में, वो लेने के लिए तैयार हैं। अभी इलाज में महिला सब चल रही है, लेकिन लड़ने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए अभी तैयार है। जी, ये बताइए कि जो आपका जो स्वाधीन मधेश जो जन अभियान चला रहे कैलाश जी, उसमें सबसे ज्यादा नजर आता है महिला को दिखाई देती है। इसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपने बहुत ये सूक्ष्म ये प्रश्न है, और इसका कारण क्या है कि सबसे पहले इस राज्य ने, ये लोकतांत्रिक गणतांत्रिक सरकार ने, हमारे और आपके घर आंगन में जो बच्चे पैदा हमने किया है युवाओं को, उन मतलब मैक्सिमम युवाओं को, एक तरफ ये सरकार जाइएगा हर सड़क पे लिखा रहता है मानव बेच बिखन गणना पाई देना, नहीं, मानव तस्करी बंद करो लिखा है। लेकिन ये सरकार खुद विधि बना करके, नियम बना करके, कानून बना करके हम बच्चा पैदा करते हैं अपने घर में जवान देखने के लिए, और ये सरकार 14-15 साल का हो नहीं पाया कि उसको ये मलेशिया, दुबई, कतार और विदेश के देशों में ये बेच देता है। तो सबसे पहले ये सरकार मानव तस्करी करता है, हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को ये बेच देता है। इसीलिए हमारा समाज युवा विहीन हो गया है, मर्द विहीन हो गया है, पुरुष विहीन हो गया है। यहाँ है तो कुछ लोग हैं, उनके माता पिता है बूढ़े बूढ़ी, कुछ लोग हैं ड्रगिस्ट हैं, हल्का फल्का तस्कर लोग हैं, और कुछ जो हैं तो पार्टी सबके चमचे हैं। तो युवा विहीन समाज में बाकी तो महिला ही हैं, पीड़ा तो महिला ही को झेलना पड़ता है, पहला कारण। दूसरा कारण कि हमने देखा बहुत सारे लंबे समय से हम लोगों ने संघर्ष किया है, राष्ट्रीय संघर्ष किया है, देश का लड़ाई लड़े हैं, इसके बाद मधेश की हमले युद्ध लड़ा है। उन सारे युद्धों में कमोबेश सबसे ज़्यादा सहभागिता और नेतृत्व पुरुषों का रहा है। लेकिन पुरुषों ने जब राजनीतिक मैदान को चुना तो वो राजनीतिक मैदान को बेच दिया। ठीक है, सरकार ने हमारे युवा को बेच दिया, हमारे नेताओं ने, मधेश के नेताओं ने हमारे राजनीति को बेच दिया। ठीक है, तो ये हम लोग को भी लग रहा है कि जो पुरुष होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो थोड़े थोड़े चीज में बिक जाता है। कुछ लाख रुपए दीजिए, एक ठो पद दे दीजिए, कुछ बोतल दारू दे दीजिए, कुछ मतलब उसको लालच दे दीजिए, तो वहाँ पे वो राजनीति तक को बेच देता है, भविष्य तक को बेच देता है, जिसका खामियाजा युवा को भुगतना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा उसके पत्नी को भुगतना पड़ रहा है, महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो यही सब कारण है जिसके कारण हम लोग, हमारे समाज में है महिला, तो आएंगी कौन? और एक उदाहरण हम प्राय देते हैं कि स्वर्ग में जो कहते हैं ना कि 3 मंत्रालय महिलाओं के हाथ में है, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और अर्थ मंत्रालय, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ये बड़ा फलता फूलता मंत्रालय लोग कहते हैं स्वर्ग में के बारे में। तो ये महिलाओं के हाथ में होने के कारण ही वो मंत्रालय सब अच्छा है।
तो महिला में एक संवेदनशीलता होता है, महिला में एक दया भाव होता है, बच्चे और परिवार के प्रति जिम्मेवारी होती है। इसीलिए अब राज्य के प्रति और राजनीति के प्रति भी महिला को आना चाहिए। इन्हीं कारणों से हम लोग ज़्यादातर महिलाओं को जगह हमने दिया है और महिला इस बात को समझ रही है, इसीलिए हमारे संगठन में ज़्यादा महिला ही है। महिला है। अब ये बताइए कि जो अभी जो नेपाल में जो राजनीति की जो अवस्था, जो इसका अवस्था क्या है नेपाल में राजनीति का, कैलाश जी? देखिए, राजनीति अभी मैंने बताया कि राजनीति, नेपाल का राजनीति नेपाल के हाथ में नहीं है, ठीक है। ये सारा जब राजनीति ही बिक चुका है तो ये राजनीति कहीं बाहर है, और हम लोग चाहते हैं ये राजनीति, ये देश हमारा है तो राजनीति भी हमारा होना चाहिए, हमारे हाथों में राजनीति होना चाहिए। तो जो विदेश में चला गया है, जिसको बेच दिया गया है, हम उस राजनीति को वापस देश में लाना चाहते हैं, ठीक है। और राजनीति जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगा, राजनीति जब तक ये जिसको दलित कहा जाता है, जिसको छुआछूत कहते हैं, जिसको मधेसी कहते हैं, जिसको एकदम सबसे नीचे समझा जाता है, जब तक उनके हाथ में राजनीति नहीं आता है तब तक उनकी कल्याण होने वाला नहीं है। और राजनीति किया जाता है जनता के कल्याण के लिए। तो जनता और नागरिक में मैंने फर्क तो बता दिया। तो जब जनता घर में है, गांव में है, रोड पे है, खेत में है, मजदूरी में है, फैक्ट्री में है, उसके हाथ में सत्ता जाना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है, वो सत्ता जाने के लिए एक ही रास्ता है, दैट इज पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। 100% क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रो सिस्टम हमारा मांग है कि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू करो, जिसमें होता क्या है, उस निर्वाचन में पैसे नहीं लगते हैं, चुनाव में उम्मीदवार का पैसा नहीं लगता है। कोई पार्टी चुनाव लड़ेगा, पार्टी का वही पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। इसलिए कि संसद किसको चाहिए, सरकार किसको चाहिए, राज्य को चाहिए ना। तो राज्य तो अपना पैसा खर्च कर ही रहा है निर्वाचन आयोग से ना। तो फिर कैलाश महतो या वीरेंद्र जी, आप क्यों पैसा खर्च करेंगे? आपका काम है संसद चलाने का, आपका काम है सरकार चलाने का, आपका काम है देश को सेवा करने का, जनता को ऊपर उठाने का। आपका काम ये सेवा पैसे खर्च करके नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जब निर्वाचन चुनाव में पैसे नेता का खर्च नहीं होगा तो भ्रष्टाचार भी नहीं करेगा। दूसरा फायदा ये है कि इस पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जब हम लागू करते हैं, और ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये 10 साल का जनयुद्ध का मुद्दा है। आज सारे पार्टियों के घोषणा पत्र का राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। हम चाहते हैं कि उसी मुद्दा को लागू कर दो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली को लागू करो, या निर्वाचन प्रणाली करो, या क्या कहते हैं, पूर्ण समानुपातिक आरक्षण दो, या पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करो। तो इसमें क्या होगा कि हर जात और समुदाय का, जिस जात का जितना संख्या है प्रतिशत में, उस जात का कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से डोम का भी नेता अपने प्रतिशत के आधार पर जाएगा, मूसर का भी जाएगा, दुसाध का भी जाएगा, हलखोर का भी जाएगा, मगर गुरुंग का भी जाएगा। सब जात का जिसका जितना प्रतिशत है, यादव का भी जाएगा, ब्राह्मण का भी जाएगा। तो सब जात को उसके जाति से, उसके प्रतिशत के आधार पे संसद में पहुंचाने का काम होना चाहिए। तभी तत् जात का तत् नेता अपने जात के लिए विकास का एजेंडा ले जाएगा। इतने गाने वाले नेता लोग हैं जो पार्टी चलाते हैं, सभी कहते हैं पूर्ण समानुपातिक। बिल्कुल गलत है, ये बकवास है। उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे कैलाश जी? ये बात वीरेंद्र जी आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे नेता है ये नहीं है, फटीचर लोग हैं, पैसा से मारपीट करके, बूथ लूट करके या पैसा खिला करके दुकानदार बन करके चुनाव जीता है। चुनाव जितना नेतागिरी नहीं होता है, ठीक है, उसको मालूम ही नहीं है। मैं दावा करता हूं, आपके जितने भी जनकपुर में रहते हैं, आप जितने भी सांसद हैं, जितने भी मेयर मंत्री है, उससे पूछ लीजिए कि समानुपातिक में होता क्या है, पता नहीं है उसको। सबसे पहले आपके जानकारी के लिए और पब्लिक और सबके जानकारी के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि नेपाल में समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नहीं है। तो पूर्ण समानुपातिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यहाँ पे है ये नहीं है। यहाँ पे है तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली है। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली 165 प्रत्यक्ष होता है निर्वाचन, 110
समानुपाती कहा गया है, तो ये तो दोनों मिक्स हो गया ना, इसीलिए मिक्स निर्वाचन प्रणाली है। ये मिश्रित है, न समानुपातिक है न खुला है, ठीक है। और ये मिश्रित निर्वाचन प्रणाली समानुपाती को भी भ्रष्ट कर दिया है। खुला तो भ्रष्ट ही है, इसलिए पैसा खरबों खरब रुपया खर्च करता है नेता लोग, तो जो पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेगा क्या वो पैसा नहीं कमाएगा? हाँ, आप ये जो स्टूडियो खोले हैं 10 लाख रुपया लगा करके, आप 50 लाख रुपया नहीं कमाएंगे? कमाएंगे ना, ये नियम है। तो आप एक दुकान किए हैं 10 लाख रुपया खोल करके, तो आप 20 लाख रुपया कमाएंगे, कमाई है आपका। तो जो नेता 25 करोड़ रुपया खर्च करके जनकपुर का चुनाव जीत गया, मेयर सांसद बन गया, तो 50 करोड़ क्यों नहीं कमाएगा? वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो राजनीतिक सेवा होना चाहिए। तो राजनीति को सेवा बनाने के लिए राजनीतिक चुनाव में पैसे खर्च होना बंद करना पड़ेगा, और ऐसा चुनाव बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 75-76 तो देश में पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू है। अभी बहुत नज़दीक के देश में, आप लोग विद्वान लोग हैं, भूटान में उम्मीदवार का पैसा एक कौड़ी खर्च नहीं होता है। भूटान जैसे देश में। तो जब नेता का पैसा खर्च नहीं होगा तो नेता लूटेगा क्यों? नेता टाई बांध करके जाएगा, पब्लिक का नाम लेगा, पब्लिक का सेवा करेगा। हाँ, बनियागिरी नहीं होना चाहिए राजनीति। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये मिश्रित निर्वाचन प्रणाली धोखा है, गरीब और दलित मजदूर के लिए ये श्राप है। इसको बंद करो, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू करो, ताकि पैसे नहीं लगेंगे तो डोम का बेटा भी सांसद बनेगा ना, मूसर का बेटा बनेगा, सब समाज का लोग बनेंगे ना, तब अपने अपने समाज का सब विकास करेगा। क्यों दलित सब दिन दलित रहेगा? ठेका लिया है दलित होने का? हाँ, सब जी कैलाश जी, अभी का जो संविधान जो हम लोग का जो नेपाल का है, जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र माना जाता है, लेकिन अभी भी विभेद किया जाता है, कारण क्या है? सबसे पहले जिस उद्देश्य से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो हम कहते हैं, वो उद्देश्य वो पूरे नहीं हुआ है। पूरा इसलिए नहीं हुआ है, सबसे पहले संघीयता ही यहाँ पे फेल है। यही जनकपुर में जो सरकार है ना, यहाँ का मुख्यमंत्री सीढ़ियों से बहुत नीचे है स्तर में। हवलदार अगर न चाहे तो हवलदार मुख्यमंत्री को टेरता भी नहीं, पूछता भी नहीं है। तो बताइए, संघीय व्यवस्था में जो प्रादेशिक सरकार बना हुआ है, मुख्यमंत्री को एक हवलदार नहीं टेरता है, एक पुलिस नहीं सलाम करता है, टेरता है, ये कैसा संघीयता है? कैसा मतलब संघीय राज्य प्रणाली है ये? इसीलिए सबसे पहले इस बात को मान लिया जाए कि नेपाल में संघीयता नाम का है, ये कोई काम का नहीं है। इसलिए संघीयता भी फेल है। दूसरी बात, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में तो जनता हीरो होता है ना, जनता की ताकत होती है ना। यहाँ पे कुछ गुंडों का ताकत है, पैसा का ताकत है। पैसे के बल पर चुनाव होता है, तो जनता का ताकत वो उस जनता को तो खरीद लेता पैसा। तो जनता की ताकत है कि पैसा की ताकत है? यहाँ पे लोकतंत्र भी नहीं है। गणतंत्र, गण का मतलब समूह। तो यहाँ पे दलित समुदाय, तो चमार लोग तो है ना, डोम लोग तो है ना, मगर लोग तो है ना, हाँ, राउटे लोग तो है ना, ये गण है। इन गणों में नेता कहाँ पे है? चमार में नेता होना चाहिए ना, तब न गण का विकास होगा। हाँ, मूसर का नेता होना चाहिए ना, तब न गण का विकास होगा। हाँ, कामत का नेता होना चाहिए, तब न कामत का विकास होगा। नुनिया का नेता है, तब न नुनिया का विकास होगा। तो जिसको आप गण कहते हैं, उस गण में कोई तंत्र नहीं है, तो फिर गणतंत्र कैसा? इसीलिए ये सब ढकोसला है, सब बकवास है न। यहाँ पे संघीयता मतलब कायम कहा है, लोकतंत्र और गणतंत्र तो है ये नहीं है। ये पंचायती व्यवस्था का हूबहू रूप है। कुछ पात्र बदले हैं, सिर्फ राजा हटा है, सिस्टम सारे के सारे वही पंचायती है, शासक वही लोग हैं, तागाधारी लोग। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे कोई तंत्र नहीं है। हम लोकतंत्र लाना चाहते हैं, वो कहाँ से आएगा? यही पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के थ्रू आएगा। जी, आज हमारे कार्यक्रम में स्टूडियो में मौजूद थे कैलाश महतो जी के साथ मैं वीरेंद्र कुमार विदा होना चाहता हूँ। देखते रहिए द नोटिस नेपाल। नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।